मित्रों नमस्कार, मैं केपी सिंह ठेनुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन व मुख्य संरक्षक भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह। आज काफ़ी दिनों बाद मैं जब बिहार आया तो बिहार के परिदृश्य को जब मैंने देखा है तो जो दरअसल धारणा बिहार के बारे में बनाई जाती है वो मुझे गलत लगी। बिहार एक मुझे प्रकृति संपन्न राज्य के साथ यहाँ और भी चीज़ें लगी। ऐसे ही आज हम बिहार से संबंध रखने वाले 40 साल संसदीय सेवा देने वाले हमारे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी के अतिरिक्त अपर निजी सचिव श्री कमलेश कुमार मिश्र सर से हम वार्ता करेंगे और जानेंगे आप काफ़ी वर्षों बाद बिहार में आप लगातार घूमकर अवलोकन कर रहे हैं। बिहार में क्या बदला है पहले से पिछले 3-4 दशक में? नमस्कार मित्रों, प्रिय ठेनुआ जी, मैं निरंतर बिहार आता जाता रहा। उस समय का भी बिहार देखा है जब राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर शासन था। लालू यादव जी और उनके परिवार की जो उनकी धर्मपत्नी है राबड़ी देवी जी, उनका शासन था। और उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, इसकी क्या स्थिति थी। और आज जब करीब 17 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में सरकार चल रही है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, तब बिहार में क्या परिवर्तन आया है और क्या स्थिति है। थोड़ा सा विषयांतर हो करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं समस्तीपुर में आया हूँ, कर्पूरी ग्राम में बैठा हूँ और हम लोग यहाँ पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। कल उनकी 101वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसमें भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ जी, उनकी पत्नी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी भाग लेंगे। यह पुण्य भूमि है, आदरणीय जननायक की कर्मभूमि और जन्मभूमि है। इसे भूमि का एक एक कण उनके श्रम बिंदु से सिंचित है। बिल्कुल, हमने वो देखा। वो विकास पुरुष थे और कल्याणकारी राज्य का जो सपना हमारे संविधान में देखा गया था, उस सपने को साकार करने वाले महापुरुष थे। बिल्कुल, उन्होंने अपने जीवन काल में सदैव यह प्रयत्न किया कि समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित व्यक्ति तक सरकार पहुँचे, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। आज जब हम उनकी 101वीं जयंती मना रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में देश के शीर्ष स्तर के नेता, राज्य के शीर्ष स्तर के नेता पधार रहे हैं और उनको एक तरह से कहा जाए कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पुण्य भूमि है और यह वो भूमि है जहाँ के महान सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के लोगों के विकास का खाका खींचा था। और आज की सरकार, वर्तमान की सरकार जो केंद्र में है और राज्य में है, दोनों उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके दर्शन को चरितार्थ करने के लिए, उनके सिद्धांत को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो 26% पिछड़े वर्गों के आरक्षण की उन्होंने बात कही, उसे लागू किया और 26% में
12% ईबीसी के लिए था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए था, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए था, जो समाज का सबसे विपन्न वर्ग है। 8% उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए था जिनकी आमदनी 10,000 रुपये सालाना तक थी। और 3% सवर्ण में जो गरीब लोग थे, विपन्न लोग थे, निर्धन लोग थे, उनके लिए था। 3% महिलाओं के लिए था। आज जब सरकार केंद्र में लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित कर रही है महिलाओं के लिए, तो सपना उधर देखा ठाकुर साहब ने, आज उसको साकार कर रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। सपना देखा गया। उस समय कल्पना करना भी मुश्किल था कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण हो सकता है, क्या सवर्णों को आरक्षण दिया जा सकता है। सर्वसमावेशी समाज की स्थापना के लिए, जिसमें सभी के लिए अवसर की समानता हो, सपना ठाकुर साहब ने देखा था। और उसी सपने को साकार कर रही है सरकार। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के बारे में एक छवि जो बिहार से बाहर के लोगों के बीच में है वो ये है कि एक पूरी तरह से अनलॉफुल स्टेट है। ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी है, विपन्नता है। ऐसा राज्य है जहाँ पर शासन कानून का हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आपने स्वयं आकर के देखा बिहार कितना बदला है। आपको सड़कें कैसी मिली आपने देखा होगा, एकदम गड्ढा मुक्त सड़कें थी। और रात को भी हम 12-1 बजे जा रहे थे तो कोई खौफ नहीं था लोगों में। आवागमन सड़कों पे बना हुआ था, गांव ग्रामीण सड़कों पे। यह देखिए, यह परिवर्तन है तब का बिहार और अब का बिहार। अस्पतालें आप देखिए, आपने अभी भी वहाँ पर देखा, स्कूल के सामने एक अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। देखिए पूरी तरह से सज्जित है, डॉक्टर बैठे हैं, दवाई है, भवन कितना बढ़िया बना हुआ है। बगल में एक एपीएमसी बन रहा है, एडवांस प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बगल में पंचायत सरकार भवन है, उसके बगल में हाई स्कूल है। देखिए पूरी तरह से साफ सुथरी और सुव्यवस्थित चीजें आपके सामने विद्यमान है। सारी सुविधाएं पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध। यहाँ से कुछ किलोमीटर पे एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है सर। हम वहाँ ठहरे भी हुए हैं और लगातार मैं उस प्रांगण में घूम रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। उस विश्वविद्यालय का क्या बिहार अनुसंधान कहें या राष्ट्रीय अनुसंधान कहें तो क्या खासियत है? देखिए ठेनुआ जी, वह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अभी बना है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। पहले राज्य स्तर का विश्वविद्यालय हुआ करता था। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद संसाधनों की जो कमी होती थी वो पूरी हो गई। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक दिन 2 दिन का ये काम नहीं होता है। अब जब आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके के विकास में उस विश्वविद्यालय की अपनी एक भूमिका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिल्कुल, चाहे बीज की नई नई किस्मों के विकास की बात हो, प्राकृतिक कृषि की बात हो। मैं पढ़ रहा कृषि था में जो नैनो यूरिया का जो कंसेप्ट आया है वो यहीं, उसकी शुरुआत यहीं हुआ था, रिसर्च। चाहे कृषि के विभिन्न उत्पादों को नए तरीके से पैदा करके और उसके विपणन की बात हो, विविधीकरण की बात हो, हर क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय नए नए अनुसंधान कर रहा है। एक अंतिम प्रश्न है सर कि बाढ़ को लेकर, जैसे प्रोफेसर खांडाल सर से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि जल कोई बुराई नहीं है बिहार के लिए। जैसा कहा जाता है कई नदियों को इसका बिहार का शोक कहा जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये एक समस्या का समाधान की तरफ कैसे बढ़ रहा है बिहार, या क्या सोच रही है सरकार इसके विषय में? देखिए खंडाल साहब ने, चाहे उस दौरान जब हम कुछ विशेषज्ञों से बात कर रहे थे, उन सभी ने कहा था कि जल संसाधन है, और सही बात है। जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है वह स्थान धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, दूसरी ओर बिहार की समस्या थोड़ी अजीब है कि जैसे उत्तर बिहार में नेपाल से निकलने वाली नदियों की वजह से
कुछ ही समय में बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रवाह हो जाता है बारिश के मौसम में। और वहीं दक्षिण बिहार में यदि आप चले जाएं, बिल्कुल, यानी गंगा के दक्षिण का जो इलाका है, तो वहाँ पर जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यह एक समस्या बिहार की है। तो जो जल बारिश के मौसम में हमारे लिए शोक का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है, उस जल का प्रवाह किस प्रकार से रोका जाए और किस प्रकार से उसको सही तरीके से वितरित किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जल आधारित उद्योग और जल आधारित कृषि को बढ़ावा देना इस समस्या के समाधान की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो इस पर विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों से राय लेकर के अपने नीति निर्माण में उनका सहयोग लेना चाहिए। जब यह सहयोग लिया जाएगा और उनके द्वारा बताए गए रास्ते से, मार्ग से अगर हम इन दोनों क्षेत्रों में विकास का काम करते हैं, ऐसी कृषि जिसमें जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ऐसी कृषि जो जल पर आधारित हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चलते हैं तो इससे काफ़ी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिहार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। जय जवान जय किसान सर, धन्यवाद सर। प्रणाम।